लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। मैं हूं सुधांशु तिवारी और हाजिर हूं आपके सामने एक नया सेशन लेकर। आज हम बात करेंगे डीएलएड 2021 में जो सेकंड सेमेस्टर में जो गणित का पेपर आया था, उस पूरे प्रश्न पत्र का आज हम बेहतरीन हल निकालेंगे, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में आपकी तैयारी और बेहतर हो पाए। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इस चैनल पर जब भी इस प्रकार की वीडियो अपलोड होती रहती है तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सकें। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। 5 प्रश्न आपके बहुविकल्पीय रहेंगे, उसके बाद अति लघुत्तरीय, फिर लघुत्तरीय रहेंगे। पहला प्रश्न है आपके सामने से, किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप कहलाती है। तो देखिए, कोई ठोस है तो 3D में रहेगा, उसमें ऊंचाई लंबाई चौड़ाई रहेगी। तो अगर ऊंचाई लंबाई चौड़ाई तीनों की बात होती है तो उसमें जाहिर सी बात है आयतन की बात हो रही है। अगर क्षेत्रफल रहेगा तो उसमें लंबाई चौड़ाई रहेगी, लेकिन ठोस जो रहता है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों रहती है। तो किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप कहलाती है आयतन, यानी दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, -1 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं। तो देखिए, -1 और 1 के बीच में परिमेय संख्या की बात हो रही है। तो देखिए, अगर आप संख्या रेखा देखें, ऐसे होती है। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे होता है, यहाँ पे -1 -2 -3। तो देखिए, परिमेय संख्या होता है जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यानी -1 और 1 के बीच में हम अनंत परिमेय संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा कि -1 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्या प्राप्त हो सकती हैं, तो अनंत परिमेय संख्या प्राप्त हो सकती हैं, यानी तीसरा वाला जवाब इसका आपका सही रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है तीसरा आपके सामने कि a² - 2ab + b², ये क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, अगर आपने x + b का होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा हो तो ये वही लिखा हुआ है। a² - 2ab + b², अगर इसको हम फार्मूले में कर दें तो ये a - b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको जब खोलेंगे आप तो a² हो जाएगा + b² - 2ab। तो इसका सही जवाब होगा a - b का होल स्क्वायर, यानी दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा a - b का होल स्क्वायर। अब एक वर्ग की परिमाप 4 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, वर्ग जो है, इसमें जो है वर्ग अगर है तो इसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर रहेगी और परिमाप दिया है 4। तो वर्ग में जो है 4 भुजाएं होती हैं और परिमाप दिया है 4, तो इसका जो है एक भुजा निकल के आएगा, वो आएगा 1 मीटर। ठीक है, अब वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो अगर हम भुजा के स्क्वायर की बात करें तो भुजा 1 है, तो अगर हम इसका स्क्वायर करें तो ये 1 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। वर्ग का जो क्षेत्रफल आएगा 1 मीटर आएगा। अब इसमें आंसर जो है 1 मीटर, यही सही है आपका, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। 1 मीटर आंसर इसका आएगा, 1 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है। तो अगर हम रैखिक समीकरण की बात करते हैं तो रैखिक समीकरण वही होता है जिसके चर की घात हमेशा 1 होती है। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आपके नहीं है, पहला दूसरा है, तीसरा चौथा नहीं है। तो देखिए, ये दोनों तो रैखिक समीकरण है। एक ऑप्शन इसमें और था, वो था आपका x + 1/x = 7। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x² + 1 बराबर 7x हो जाएगा। तो यहाँ पे x की पावर 2 हो जाएगी। तो यही जो है सही, इसका सही जवाब होगा कि ये रैखिक समीकरण नहीं है, यानी x + 1/x = 7, ये वाला ऑप्शन इसका सही था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, -4/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके शुरू हो रहे हैं। -4/5 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। तो देखिए, ये आपकी हो गई संख्या रेखा, ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया -1। ठीक है, अब देखिए -4/5 है, ये हो गया -2। -4/5 है तो ये जो है 1 से बड़ा ही होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या है -4/5, तो ये बिल्कुल 0 की तरफ ही जाके बनेगा -4/5। तो ये यहीं कहीं पे आएगा -4/5, ये आपकी संख्या हो गई और यहाँ पे आपने संख्या प्रदर्शित कर दिया -4/5। तो इस प्रकार से इसे आप प्रदर्शित कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हमें बताना है, अगला प्रश्न है 7वां, स्तंभाकृति यानी हिस्टोग्राम और बार डायग्राम, स्तंभ आरेख में एक अंतर हमें बताना है। तो देखिए, जो बार चार्ट होता है, बार डायग्राम स्तंभ आरेख, ये एक श्रेणीबद्ध होता है। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, श्रेणीबद्ध होता है, प्रॉपर वे में हो सकता है। और ये जो है मात्रात्मक होता है। स्तंभाकृति जो है मात्रात्मक होती है। ठीक है, और जो बार डायग्राम होता है इसमें अलग अलग तत्व प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, अलग अलग, चाहे आपके चर हो, चाहे तत्व हो, या कोई भी अगर प्रदर्शित करना है तो सब अलग अलग होते हैं।
और ये जो है इनके तत्वों के समूह को प्रदर्शित करता है, डब्बे में बना के उसको समूह को प्रदर्शित करता है। और इसमें देखिए स्तंभ के मध्य अंतराल होता है, अगर आपने देखा हो तो ऐसे बना रहता है, फिर ऐसे रहता है, फिर कुछ दूरी पे ऐसे बना रहता है, स्तंभ के बीच में गैप रहता है। लेकिन जो ये स्तंभ आरेख होता है इसमें जो है अंतराल नहीं होता है, ये बिल्कुल ऐसे सटा हुआ बना होता है, स्तंभों के बीच में कोई गैप नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसे आप जो है बना के लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे हमें जो है मासा निकालना है। प्रश्न है 8वां, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दिया हुआ है और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कॉमन लीजिए एक्स, तो एक्स -1 आ जाएगा, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो एक्स कॉमन लेंगे आप, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो देखिए मासा होता है इसमें हाईएस्ट कॉमन देखिए एक्स ही है, तो इसका मासा जो है एक्स हो जाएगा, यानी यही आपका आंसर है 8वें का। इसका मासा 8वें का जो है एक्स निकल के आएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये बीच में जो है ये गुणे का निशान है और ये भाग का निशान है। तो ठीक है, इसको आप जो है ऐसे भाग देना है आपको, तो इसको गुणा कर दीजिए। 4 तियाँ 12, सीधा सीधा आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 तियाँ 12 और एक्स क्यूब है और एक्स है तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, और वाई 3 है, वाई 3 है तो एक्स की पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि जो है घातें जुड़ जाती हैं अगर आधार समान हो। और भाग देना हमें 6x स्क्वायर वाई से। तो सबसे पहले 6 से 12 को काटिए, 6 दूनी 12 हो गया। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2 घात आप इसको काट दीजिए, और ये जो है y है तो y एक ही घात है तो ये यहाँ से एक ही कटेगा, ये 5 हो जाएगा। तो ये आपका बच गया, इसका जो आंसर बचेगा 2x स्क्वायर वाई की पावर 5। इसका जो है सरल करने पर यही जवाब आएगा, 2x स्क्वायर वाई की पावर 5। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न है जो है एक घनाभ का क्षेत्रफल 125 वर्ग मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 4.5 मीटर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए चूंकि घनाभ है, ठीक है, तो घनाभ है और घनाभ का क्षेत्रफल दिया है 125 वर्ग मीटर, तो घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, ठीक है। ये दिया हुआ है 125 वर्ग मीटर और इसकी ऊंचाई दी हुई है 4.5 मीटर, ये भी दिया है मीटर में। अब घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हमें आयतन निकालना ही है। लंबाई चौड़ाई यानी इसको हम लिख सकते हैं घनाभ का क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है 125 और हमें ऊंचाई उसमें लिख देंगे, गुणा कर देंगे 4.5। तो 125 को जब 4.5 से गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा यही आपका आ जाएगा, इसका जो है आयतन, ठीक है। तो इसको जब आप गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा 562.5। इसको आप गुणा करके देखिएगा तो ये 562.5 मीटर क्यूब, ये घनाभ का आयतन निकल के आएगा 562.5। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न थोड़ा सा, इसमें पिक्टोग्राफ हमें दर्शाना है। देखिए कुछ प्रशिक्षुओं की संख्या दी है और ये किस साधन से आते हैं वो बताया गया है। जैसे स्कूटर से 8 आते हैं, ऑटो से 9 प्रशिक्षु आता है, पैदल 18 आता है, मोटरसाइकिल से 10 आता है, अन्य जो है 15 से आते हैं। तो ठीक है, तो हमें इसको पिक्टोग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले पिक्टोग्राफ में प्रदर्शित करने के लिए हमें एक मानक लेना पड़ता है, पैमाना लेना पड़ता है जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम पैमाना लेंगे, इधर हम लिखेंगे यातायात के साधन, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं साधन और यहाँ पे हम पिक्टोग्राफ बनाएंगे, ठीक है, पिक्टोग्राफ। देखिए पैमाना हम क्या लेते हैं, पैमाना हम यही लेंगे। देखिए एक गोला लीजिए ऐसे और इसको 4 भागों में बांट दीजिए, ठीक है। अब अगर 1 की बात करेंगे आप तो इसको ऐसे कलर कर दीजिएगा, 2 की बात करेंगे तो दोनों को कलर कर दीजिएगा, 3 की बात करेंगे तो 3 कलर कर दीजिएगा, 4 की बात करेंगे 4। तो इसे ऐसे दिखाना है। तो जैसे मान लीजिए स्कूटर की बात हो रही है, स्कूटर से 8 आते हैं, ठीक है, तो हम इसको पहले ऐसे बनाएंगे 1, तो इसमें 4 हो जाएंगे, एक और बना देंगे तो 4 और हो जाएंगे, तो कुल मिला के 4 4 8 हो गया। अब हमें इसको चारों को कैसे कलर कर देना है, तो इस एक गोले से 4 हो गए, दूसरे से 4 हो गए, तो ये अपने आप प्रदर्शित हो गए। स्कूटर से 4 आते हैं, ऑटो से 9 आते हैं, ठीक है। अगर हम ऑटो की बात करें तो ऑटो से 9 आते हैं तो हमें 3 गोले बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 1 में 4 हो जाएगा, 2 में 4 हो जाएगा और तीसरे में 1 लेना पड़ेगा उसमें से भी। तो यहाँ से 1 ले लेंगे और यहाँ पे जो है चारों ले लेंगे, क्योंकि तभी जो है ये 4 हो गए
और ये 4 हो गए, 4 4 8 1 9, 8 से 9 हो गए। पैदल की बात करते हैं तो पैदल में 18 आ रहे हैं, पैदल में ज़्यादा आ रहे हैं, तो 1 से 4 ही बनेगा। तो 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, हमें 5 गोले बनाने पड़ेंगे। ठीक है, एक में 4 हो गया, 4 आ रहा है, फिर 8 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 16 आएगा। इससे जो है हमें 2 ही लेना है, तो यानी इससे हम ये वाला ऊपर वाले दोनों कलर कर लेंगे, ये चारों कलर करेंगे, ये चारों कलर करेंगे, ये भी चारों कलर करेंगे, ये भी चारों कलर करेंगे। तो ये 4 4 8 4 12 4 16 2 18। अब बात करते हैं अन्य की। अन्य देखिए 15 आ रहे हैं। ठीक है, पिक्टोग्राफ में हमें दर्शाना है, तो ये 4 4 8 4 12 4 16, लेकिन हमें 15 ही करना है। तो एक में 4 हो गए, इस चारों को कलर कर दीजिए, इसमें भी 4 हो गए, चारों कलर कर दीजिए, इसमें भी 4 हो गए तो चारों कर। अब 12 हो गए, 15 ही करना है, तो 12 और इसमें 3 ही कलर करेंगे, क्योंकि 12 3 15 होता है, एक छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आप इसे पिक्टोग्राफ के द्वारा दर्शाना था आपको, ऐसे दर्शा सकते हैं आप अपने एग्जाम में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 4x + 1 बटे 8x - 4। ठीक है, इसको जो है बराबर 2। 14वां प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है देखिए अब 14वां प्रश्न है 4x + 1 - 8x - 4 बराबर 2। तो इसको सॉल्व करना है हमें, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 4x + 1 बराबर 4, इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16x - 8। अब 16x इधर कर लेंगे, x x एक टर्म में कर लेंगे, तो 16x - 4x बराबर 8 1 9। ठीक है, और ये 16 में से 4 घटाएंगे, तो ये आ जाएगा 12x बराबर 9। तो x बराबर 9 बटे 12। ठीक है, अब इसको काट देते हैं, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, x बराबर आएगा 3 बटे 4। और ये कह रहा है उत्तर की जांच कीजिए, तो x की जो हमारी वैल्यू आई है, ये आई है 3 बटा 4। ठीक है, x की जो वैल्यू आई है 3 बटा 4 है, याद रखिए। अब x यहाँ पे, इसको x की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में डाल दीजिए, तो x की वैल्यू जो आई थी 3 बटा 4 यहाँ पे रखेंगे, +1 अपान 8, x की वैल्यू आई है 3 बटा 4 -4। अब अगर ये 2 आ जा रहा है तो समझ लीजिए उत्तर की जांच हो गई। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू काटेंगे इसको, तो ये हो गया 4 4 कट गया, 3 + 1 ऊपर है, 4 दूनी 8, तो ऊपर आ गया 4 और नीचे आ गया 3 दूनी 6 -4, तो ये आ जाएगा 4 बटे 2। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। x की वैल्यू आपकी 3 बटा 4 आई थी, इसको जो वैल्यू आई थी क्वेश्चन में रखे हैं, तो ये 2 आ गया, तो यानी उत्तर की जांच कर लिए, ये क्वेश्चन सही है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है, एक समानांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं दी हुई हैं 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जानते हैं समानांतर चतुर्भुज क्या होता है। देखिए ये ऐसा एक चतुर्भुज होता है, ये है समानांतर चतुर्भुज, और इसका विकर्ण भी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखिएगा, जो विकर्ण होता है समानांतर चतुर्भुज का, ये उसको बराबर भागों में बांट देता है, 2 त्रिभुजों में बांट देता है। अब देखिए संलग्न भुजाएं दी हुई हैं, यानी एक भुजा जो है ये 6 है और ये 10 है। संलग्न मतलब जो आपस में जुड़ी हुई है, इसको इधर अभी आप मान सकते हैं 6 10, या इधर भी मान सकते हैं। अब जो ये समांतर चतुर्भुज निकालने का जो फार्मूला होता है, ये होता है a बराबर, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, s - a s - b और s माइनस अब देखिए जो समानांतर चतुर्भुज, इसका जो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है, a बराबर √, इसके अंदर होता है s माइनस पहली भुजा, s माइनस दूसरी भुजा और s माइनस तीसरी भुजा। अब यहाँ पे s क्या होता है, s जो होता है वो तीनों भुजाओं को जोड़ देता है। ये a b c लिखा है, इसको जोड़ दीजिए, a + b + c बटा 2। तो देखिए अगर हम इसको जोड़ते हैं a + b + c, तो a हो गया 8 6 और +10, इसको जोड़िए बटा 2 कर दीजिए। तो जब आप इसको जोड़ के बटा 2 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 24 बटा 2 यानी 12। s बराबर आपका आएगा 12। ठीक है, और जो इसका फार्मूला है ये था s - a
एस माइनस बी और एस माइनस सी। ए आपका था 8, एक भुजा थी 6, एक भुजा थी 10। अब आप एस की वैल्यू निकल के आई है 12, यहाँ पे लिख दीजिए 12। 12 में से आप एक बार 8 घटा दीजिए, 12 में से एक बार 6 घटा दीजिए, और 12 में से एक बार आप जो है 10 घटा दीजिए। ठीक है, तो 12 है यहाँ पे, 12 में से 8 घटाएंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। इसको जब आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 दूनी 24। ये यानी ये आपका आ जाएगा एरिया बराबर आएगा 24 गुणे 24। अब देखिए ये जो आपका निकल के आया है ये एस निकल के आया है, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आया है। देखिए अगला प्रश्न है आपका 15वां। समानांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे समानांतर चतुर्भुज। ये आपका हो गया समानांतर चतुर्भुज, इसकी दो संलग्न भुजाएं दी हुई हैं। ये विकर्ण दिया हुआ है 8, दो संलग्न भुजाएं यानी जो आपस में जुड़ी हुई हैं, ये हो गया 6, ये हो गया 10। ठीक है, तो ये जो विकर्ण होता है ये दो बराबर भागों में इसको बांट देता है, जो त्रिभुजों में बराबर त्रिभुजों में बांट देता है। तो इसको जो समानांतर चतुर्भुज का ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला जो होता है ये होता है ए बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पे ए बी सी क्या है, ये तीनों भुजाएं हैं। ए बी सी आप कोई भी मान सकते हैं। अब देखिए ए बी सी आप कोई भी मान लीजिए, लेकिन एस जो कैसे निकालेंगे, तो एस निकालने का एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। यानी आप जो तीनों भुजाएं इनको जोड़ के बटा 2 कर दीजिए। 10, 6 और 8 इसको जो जोड़ेंगे आप तो 24 बटा 2 आएगा, और ये हो गया एस बराबर 12। अब जो एस 12 आया है ये यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। 12 यहाँ पे लिख दीजिए, 12 माइनस एक भुजा आपकी 6 है, 12 माइनस एक भुजा 10 है, 12 माइनस एक भुजा 8 है। तो चलिए करके देखते हैं। देखिए अब आपकी वैल्यू निकल गया है, एस की वैल्यू 12 आई है, तो यहाँ पे आप 12 रखिए। ठीक है, एस की वैल्यू हो गई 12। अब 12 में से आप घटाएंगे 6, इधर फिर 12 में से आप घटाएंगे 8, 12 में से आप घटाएंगे 10। तो इस प्रकार से इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा √24 गुणे 24। तो ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा आपका ये आएगा 24। अब चूंकि ये एक त्रिभुज का निकल के आया है इस त्रिभुज का, और हमें निकालना क्या है, समचतुर्भुज का ये हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ये आधा त्रिभुज आया है और ये दो बराबर भागों में बांटता है, तो जब इसका दूना कर देंगे तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आएगा। क्योंकि ये त्रिभुज इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आया है 24 और इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको 24 का दूना कर दीजिए आप। आधे त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 निकल के आया है, इसका जब आप दूना कर देंगे तो 24 गुणे 2 कर देंगे तो ये आपका जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है x + 4y³ और x - 4y³। यानी ये जो है समझ लीजिए ये a³ लिखा हुआ है और ये b³ लिखा हुआ है। ऐसे समझिए इसको, a की जगह पे लिखा है x + 4y, b की जगह पे लिखा है x - 4y। देखिए अब जो 16वां प्रश्न है आपका, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जो 16वां प्रश्न है x + 4y³ माइनस x - 4y³, ये आप इसको आप ऐसे देखिए, ये लिखा हुआ है a³ माइनस b³। बस a की जगह पे x + 4y लिखा हुआ है, b की जगह पे x - 4y लिखा हुआ है। अब अगर a³ माइनस b³ का फार्मूला आपको पता होता है एक ब्रैकेट में a माइनस b, उसके बाद होता है a² प्लस b² प्लस ab। तो हमें सेम वैसे करना है a माइनस b, यानी a की जगह पे है x + 4y और माइनस x - 4y, इसको करेंगे तो ये प्लस 4y हो जाएगा। ये हो गया a माइनस b। अब इस वाले ब्रैकेट में हमें लिखना है, तो इसका हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हो जाएगा a² यानी
ए की जगह पे एक्स प्लस 4y, यानी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 8y स्क्वायर। अब अगले का करेंगे बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एट वाई स्क्वायर, और प्लस ए बी करेंगे तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। अब आप इसमें देखिए ये कट जाएगा, ठीक है। 16y स्क्वायर देखिए 16वां प्रश्न देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो एक फार्मूला आपको जानना पड़ेगा उसके पहले कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है। ये होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखिए 16वां प्रश्न आप देखिए, एक्स प्लस 4y क्यूब माइनस एक्स माइनस 4y क्यूब। इसको शुरू करने से पहले, इस सवाल को लगाने से पहले आप एक फार्मूला जानिए क्या होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, उसके बाद होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब हम इस फार्मूले के हिसाब से लगाते हैं तो एक्स इसकी जगह पे आप ए समझिए लिखा हुआ है, इसकी जगह पे बी लिखा हुआ है, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यही फार्मूला लगाएंगे हम तो ए माइनस बी होगा, तो यानी सबसे पहले हम लिखेंगे ए माइनस बी, यानी ए की जगह पे है एक्स प्लस 4y माइनस बी की जगह पे है एक्स माइनस 4y, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये हो गया ए माइनस बी लिख गया आपका, ठीक है। अब उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखा, ए की जगह पे है एक्स प्लस 4y। अब इसको आराम से इत्मीनान से लगाएगा तभी ये लगेगा, ठीक है। अब इसको जगह पे हम करेंगे कि ए स्क्वायर एक्स की जगह पे है 4y, ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी एक्स प्लस 4y और एक्स माइनस 4y ये साथ में लिख जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तो ये एक्स एक्स कट गया, यहाँ पे आएगा 8y, और जब आप इस ब्रैकेट को खोल के सॉल्व करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, तो ये आपका आएगा, ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद। अब इसको ऐसे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24 एक्स स्क्वायर वाई, 8 त्रिक 24 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 8y, अंदर इसको गुणा कर दीजिए 16 के, तो ये हो जाएगा 128 वाई क्यूब। तो इसका जो आंसर आएगा 24 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 128 वाई क्यूब, यही इसका आंसर आएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इसको सत्यापित कीजिए। एक्स प्लस वाई, एक्स गुणे वाई प्लस जेड बराबर एक्स गुणे वाई प्लस एक्स गुणे जेड, इसको सत्यापित करना है, इसकी वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले हम सत्यापित करते हैं, इसकी जगह पर लिखते हैं 2/7, जो वैल्यू दी है इक्वेशन में रख दीजिए आप, वाई प्लस जेड कर दीजिए, यानी 9/2 प्लस 2/3 बराबर, यहाँ भी उधर ही वैल्यू रख दीजिए 2/7 गुणे 9/2 बराबर 2/7 गुणे 2/3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो दोनों पक्षों को सॉल्व करिए, तो ये जो आपका है ये हो जाएगा 9 दूनी 18/6, 2/7 इधर ये हो गया, और इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 9 दूनी 18/14 प्लस 2 दूनी 4/21, ठीक है। इधर आप सॉल्व करेंगे तो ये 6 त्रिक 18, 3 दूनी 6/7, और ये भी आपका इधर आएगा देखिए 17वां क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स गुणे वाई प्लस एक्स गुणे जेड। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई है, इसको इसके अंदर पुट कर दीजिए और इसको सत्यापित करिए, तो दोनों पक्ष अगर बराबर हो जाए तो सत्यापित हो जाए। तो देखिए एक्स की वैल्यू हम रख देते हैं 2/7 गुणे वाई की वैल्यू है 9/2 प्लस 2/3,
3 बराबर यहाँ भी वैल्यू रख दीजिए आप 2/7 गुणे 9/2 प्लस 2/7 गुणे 2/3 करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 2/7 गुणे 9/2 ये दो यहाँ पे कट गया और यहाँ पे देखिए 2/7 था, 9 दूनी 18/6 इधर है और ये हो गया आपका 9/7 प्लस ये हो जाएगा 4/21। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 6×18 यानी 3 दूनी 6/7 इधर आएगा और इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो इधर भी 6/7 आएगा, तो 6/7 दोनों तरफ आ जाएंगे। तो इसका जो ये सत्यापित हो गया वैल्यू रखने के बाद। अब देखिए त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की विभिन्न शर्तें क्या होती हैं। देखिए त्रिभुज की सर्वांग समता की शर्तें होती हैं, 3 शर्तें होती हैं। एक होती है भुजा 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 सर्वांग समता, 3 बार भुजा होता है। अगर 2 त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनकी क्रमशः तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ये और ये तीनों समान। दूसरी सर्वांग समता की शर्त होती है कि भुजा को साइड से भुजा कोण भुजाएं, यानी अगर इसका ये भुजा बराबर है तो ये भुजा बराबर होगी, ये कोण है तो ये कोण, और ये भुजा तो ये भुजा, ये हो गया। और तीसरा जो होती है वो होती है कोण भुजा कोण। अगर यानी ये कोण बराबर है तो ये कोण बराबर होगा, ये भुजा बराबर है तो ये भुजा बराबर होगा, ये कोण बराबर है तो ये कोण बराबर होगा। तो इस प्रकार से 3 तरीके होते हैं जो किसी भी त्रिभुज को सर्वांग सम साबित कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।